नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौका दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं
चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं और आप लोगों के पास भी ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज के बड़े बड़े बीमारियों वाले पेशेंट आते होंगे। तो प्रश्न उठता है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज होता क्यों है और इसकी चिकित्सा किस तरह से किया जाए। सबसे पहले तो हम एनाटॉमिकली ये पढ़े हुए हैं, सभी ने पढ़ा हुआ है कि जो भी अपने नर्वस सिस्टम होते हैं, जो बड़े बड़े नर्व्स होते हैं, उसमें कवरिंग होता है माइलिन शीथ का। जैसे कि वायर होता है, वायर के ऊपर कवरिंग होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब जाती है तो हमको करंट नहीं लगता है, ये आप लोगों को मालूम है। वो मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन होता है। इसी तरह से कुदरत ने, नेचर ने हमारे नर्व्स को, क्योंकि वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। जैसे हम, मुझे हाथ हिलाना है तो ब्रेन से कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन आ रहा है नर्व के थ्रू, तो मैं हाथ उठा पा रहा हूँ। तो उसी तरह से वो जो नर्व का कंडक्शन होता है वो इधर उधर ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, उसके लिए माइलिन शीथ रहता है जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोटेक्ट करता है और नर्व को भी प्रोटेक्ट करता है। तो फिर क्या होता है, शरीर में डीजनरेटिव चेंजेस जब आने लगते हैं, वात विकार बढ़ने लगता है, उसकी वजह से जो माइलिन शीथ है वो डिस्टर्ब होने लगता है, कहीं छिल जाता है, कट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसकी वजह से ये डीमेलिनेटिंग डिजीज होता है और उसकी वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोटिक लीजन्स हो जाते हैं बड़े बड़े। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जब ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, ब्रेन के कहीं भाग में होगा, हाथ में होगा, पैर में होगा, तो उसके वजह से जो जो ऑर्गन पे जो जो नर्व का प्रॉब्लम हुआ है वहां पर वो तकलीफें बढ़ जाती हैं। अब हम इसी चीज को आगे पढ़ेंगे। आप लोग म्यूट रखिए प्लीज, पढ़ाने में डिस्टर्ब होता है। और हम आयुर्वेद से इसको किस तरह से देखते हैं, क्या चिकित्सा करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में ही मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इलाज है। एलोपैथी साइंस में इसके लिए कोई भी इलाज नहीं है। आज जो मेरा टॉपिक था वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस से थोड़ा सा डिफरेंस था। पहले मैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस बताऊंगा और जो वो टॉपिक है उस पे मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बहुत बड़ा बीमारी है और ये किसी को कभी भी हो सकता है। तो इस पे हम पहले बात करेंगे। आप लोग अपने स्क्रीन पे देखिए तो आप लोग को और अच्छे से समझ आएगा। एक मिनट रुकिए, ये इसमें कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये आ नहीं रहा है। मैं इसको फिर से लेके आता हूँ पीपीटी पे। एक मिनट रुक जाइए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो रहता है ना, उस पे हम लोग बात करेंगे। आप लोगों ने भी पेशेंट देखे हैं और हम इस पे बार बार बात करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक मिनट रुकिए, मेरे को यहाँ पे पीपीटी में प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट बस रुक जाइए, थोड़ा ये लैपटॉप हैंग हो रहा है। चलिए तब तक हम लोग बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, फिर हम इस पे और चर्चा करेंगे, तब मैं पीपीटी को दिखाऊंगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो रहता है ये एक प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे बढ़ने वाला बीमारी है और डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं। क्रॉनिक होता है, एक दिन का नहीं होता है, क्रॉनिक होता है। और ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब खुद के सेल खुद को ही डैमेज करने लगते हैं। ये ज्यादातर नर्व फाइबर्स जो रहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसके नर्व फाइबर्स को ये डैमेज करने लगता है। ये खासकर जो माइलिन शीथ होता है, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। माइलिन शीथ जो नर्व फाइबर्स को पूरी तरह से सराउंड करता है, कवर करता है, उसमें एक जख्म की तरह हो जाता है, लीजन या प्लेक फॉर्मेशन कर देता है। तो जैसे जैसे, और एक तरह से माइलिन शीथ है वो फैट का कवरिंग रहता है, एक तरह से मेद धातु का कवरिंग रहता है जो इंसुलेशन करता है नर्व्स को।
हम लोग जो नॉर्मल वायर देखते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर, उसमें भी कवरिंग होता है। तो वो एक तरह से मतलब शॉक एब्जॉर्बर भी रहता है कि नर्व को डैमेज ना करे। अब इसमें क्या होता है डिमेलिनेटिंग डिजीजेज में, कि ये कवरिंग जो रहता है वो नष्ट होने लगता है, और इसके वजह से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है ब्रेन से पूरे बॉडी में, जो नर्वस कंडक्शन है, नर्वस कंडक्शन डैमेज होने लगता है, या फिर फास्ट जाएगा या स्लो जाए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान रहते हैं, उसमें रेजिस्टर जो रहता है उसका क्या काम रहता है, कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट तुरंत ना जाए। तुरंत अगर जाएगा तो रेजिस्टर रहते हैं बहुत सारे, तो वो क्या करते हैं, करंट को कंट्रोल करते हैं कि वो कोई भी चीज को डैमेज ना करे। माइलिन शीथ का भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है कि करंट को कंट्रोल करना है, कितना करंट जाना चाहिए, नर्व कंडक्शन में कितना जाना चाहिए, और दूसरा कि नर्व को प्रोटेक्शन करना है। तो ये क्या करता है कि जैसे जैसे माइलिन शीथ का डैमेज होने लगता है, वैसे वैसे जो नर्व कंडक्शन के मैसेजेस हैं वो स्लो होने लगते हैं, या मैसेजेस नहीं जाते हैं, या फिर वो मैसेजेस उल्टे पुल्टे जाते हैं, शॉर्ट सर्किट की तरह जा रहे हैं। मुझे अगर पैर का अंगूठा हिलाना है तो वो दूसरा उंगली हिलेगा, उसमें शॉर्ट सर्किट होता है। तो जो एमएस होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, इसमें लाइफ तो रहता है, इंसान मरेगा नहीं, इंसान जिएगा, लेकिन उठना बैठना चलना फिरना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तुरंत ही इंसान को मतलब मारेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मारेगा। और ये अगर ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, सारे नर्व खराब हो गए, पूरा वायु बढ़ गया, मज्जागत वात हो गया, पूरा बढ़ गया, तो ये हार्ट डिजीजेस करेगा, कैंसर और स्ट्रोक भी कर सकता है। तो इसका यही है कि ये धीरे धीरे डैमेज करेगा। अगर समय रहते हमने इसको ठीक कर दिया तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के 4 टाइप बताए हैं, एलोपैथी साइंस में बताए हैं, हम आयुर्वेद के हिसाब से भी बात करेंगे, पहले एलोपैथी का देखते हैं। तो हैरिसन की बुक में बताया है कि ये पहले छोटे अटैक से होता है, कहीं कहीं लीजन्स हो जाते हैं, और ये रिकवर हो जाता है, थोड़ा खान पान अच्छा किया, ड्राई फ्रूट्स खाया, घी खाया, तो ये रिकवर हो जाएगा। तो ये बिनाइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। फिर उसके बाद में प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो 12% लोगों को रहता है। तो उसमें कैसा रहता है कि रिलैप्स और रेमिशन पैटर्न रहते हैं, किसी को होते हैं किसी को नहीं होते हैं, और किसी किसी को टाइम पीरियड के बाद वो और खराब होते जाते हैं। ये होता है प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एक होता है कि 80% लोगों को रिलैप्सिंग रिमेटिंग टाइप रहता है, जो रिलैप्स हो जाता है, मतलब वो ठीक हो जाते हैं पेशेंट, कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाते हैं, और उसका कॉज एलोपैथी साइंस को नहीं पता है कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस के स्कार्स और लीजन्स क्यों आए हैं, माइलिन शीथ क्यों डैमेज हुआ है, पता नहीं चलता है। एक होता है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या रहता है, 50% लोगों को होता है, तो ये पहले 10 साल बहुत ज्यादा बढ़ता है, और इसमें डिसेबिलिटी नहीं रहेगी, थोड़ा थोड़ा चलने उठने बैठने में तकलीफ होगा, और उसके बाद में जब ये आता है तो अटैक आते हैं, और फिर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और फिर इंसान को एक तरह से पंगुता ला देता है, उठना बैठना चलना फिरना ये सब डैमेज कर देता है। तो साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे तो हर इंसान में अलग अलग रहेगा, वेरी करता है। और नॉर्मली क्या रहता है कि चक्कर आता है, थकावट होती है, वीकनेस होता है, फिर उसके बाद में मसल जो रहते हैं वो अकड़ जाते हैं बहुत ज्यादा, स्पास्टिसिटी रहता है, बोलने में तकलीफ होती है, मतलब स्लर्ड स्पीच रहेगा, ब्लैडर जो यूरिनरी ब्लैडर का प्रॉब्लम होगा, या फिर बावल प्रॉब्लम रहेगा, मतलब वो पॉटी नहीं जा पाएगा, या यूरिन करने में उसको तकलीफ होगा। इसी तरह से विजन लॉस हो सकता है, देखने में तकलीफ हो सकता है, या डबल डबल डिप्लोपिया, दो दो चीजें दिखाई देंगी उसको, ट्रेमर्स आएंगे, डिप्रेशन आएगा बहुत ज्यादा। और पुरुषों को अगर हुआ है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऐसा हो जाता है कि मतलब उसको इरेक्शन ही नहीं होगा, जिसको आयुर्वेद में ध्वजो भंग बोलते हैं, ध्वजोपघात, ऐसा कंडीशन आ जाता है। तो ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। हमारे साथ एक पेशेंट भी हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, वो थोड़ा अपने बारे में बताएं तो थोड़ा लोगों को सीखने को मिलेगा। अ, अ, नरिंदर सिंह जी आप हैं क्या सर? नरिंदर सिंह जी अगर आप हैं तो वीडियो और ऑडियो ऑन कर सकते हैं। नरिंदर सिंह जी हाँ जी, हाँ जी। वीडियो हाँ जी ऑन सर। करिए। एक हमारे साथ पेशेंट भी जुड़े हैं, आप इनका थोड़ा बात सुनिए तो आप लोग को थोड़ा और समझ आएगा। सर वीडियो ऑन करिए सर, मैं ये भेज रहा हूँ आपको वीडियो ऑन करने का। हाँ हाँ जी सर, सर। अपना फेस जो है वो लाइट पे लाएंगे क्या? जी सर। हाँ
ये सर को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ये अपना थोड़ा सिम्टम बताइए सर, आपको क्या हो रहा था, स्टार्ट कैसे हुआ, अभी क्या है, सब पूरा डिटेल बताइए। सर मेरे को 2013 में डायग्नोज हुआ था जी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जी। तो वो एमआरआई हुई थी ब्रेन की और स्पाइन की। जी। तब मेरे को चक्कर आते थे, तो मैं पीजीआई गया था, चंडीगढ़ पीजीआई। वहां पे डायग्नोज हुआ था। जी। तो मेरे को चलने में तकलीफ है अभी, बहुत ज्यादा। जी। स्टिफनेस है हाथों में स्टिफनेस है। और बैक पेन रहता है बहुत। जी। और ये पता कैसे चला कि आपको कुछ तकलीफ है? एमआरआई कराने क्यों गए थे? बुखार आया था क्या, क्या हुआ था? नहीं, बुखार नहीं आया था सर। उधर चक्कर आने लगते थे थोड़े थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। अपना वॉकिंग में प्रॉब्लम थी, अच्छा। इसीलिए गया था मैं तो सर पीजीआई एमआरआई चंडीगढ़। जब आपने कराया था तो उसमें क्या आया था, क्या पता चला? मतलब वो एमआरआई में कुछ दिख रहा लीजन, था आपको? जी वो डॉक्टर ने देखा था ना, लीजन्स आए थे बहुत सारे ब्रेन और स्पाइन में। जी। तो कितने बड़े बड़े लीजन्स थे डीमाइलिनेशन। सर? कुछ ऐसे याद है कितने बड़े बड़े लीजन्स थे? 1 mm, 1 सेंटीमीटर, ब्रेन में कितने बड़े लीजन्स थे? ऐसे नहीं सर, एमआरआई में बताते हैं वो तो मल्टीपल, वही बताते हैं कि मल्टीपल वो है। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। और ब्रेन में ज्यादा है आपको कि पूरे बॉडी में, स्पाइनल कॉर्ड में? ब्रेन में ज्यादा है सर। ब्रेन में ज्यादा है। स्पाइन, सर्वाइकल, सर्वाइक यहाँ पे है, गर्दन के पीछे। 7-8 यहाँ है। और ब्रेन में 15-20 ब्रेन में है। जी। तो ये आपको हुआ कैसे, आपको क्या लगता है? सर मैं ना एक्चुअली दुबई था पहले। जी। वहां से ही मेरे को लगता है ना, गर्मी से मालूम नहीं, वहां गर्मी है ज्यादा, इसलिए हुआ। कुछ डाइट प्रॉपर नहीं लिया मैंने, कुछ कुछ भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी था। जी। और रात को जागता भी था मैं। जी। ड्यूटी ऐसी थी कि जी। तो आप काम क्या करते थे दुबई में? दुबई में सर मैं पहले तो ऐसे लेबर में गया था। जी। तो बाद में स्टोर कीपर मेरे को जॉब मिल गई थी। तो वहां पे आपको जैसे यूरिन का प्रेशर आया है, पॉटी का प्रेशर है, उसको रोक के रखना पड़ता था? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था कुछ। वहां गए थे तो स्ट्रेस था बहुत ज्यादा आपको? नहीं, स्ट्रेस वहां से, वहां जाने से पहले थोड़ा थोड़ा था मेरे को। और सर कभी आप रात को कितना बजे तक सोते थे वहां पे? वहां पे सर 12 भी बज जाते थे, 1 बज जाता, और सुबह फिर 5 बजे फिर उठना पड़ता था। मतलब नींद कम होती थी आपको? नींद कम होती थी। अच्छा। और दिन में सोने का टाइम नहीं? दिन में कहाँ टाइम मिलता था सर। और आपको कॉन्स्टिपेशन कितने कितने दिन तक रहता था? कॉन्स्टिपेशन सर 2-3 दिन, और तीन जब चार होता दिन था तो जोर लगा के निकलता था? हाँ, जोर भी लगता था सर। वैसे मैं वो कायम चूर्ण ले लेता, वहां पे कायम चूर्ण था ना। तो कितने दिन तक कायम चूर्ण लेके किया आपने? काफी देर तक किया कायम चूर्ण लेके मैं। कभी 1 साल, 2 साल, 3 साल? 1 साल तो लिया होगा सर। जी। तो अभी आपका पेट कैसा है, मतलब पेट साफ अभी होता है? नहीं, अभी भी कॉन्स्टिपेशन है सर मेरे। अभी भी कॉन्स्टिपेशन है? तो ये जी। आपको लग रहा है कि ये बढ़ रहा है दिन, हर साल थोड़ा थोड़ा? क्या सर, कॉन्स्टिपेशन? नहीं, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस बढ़ रहा है क्या? नहीं नहीं, बढ़ तो नहीं, लीजन तो वही है सर। मेरे को एमआरआई जो 2013 में हुई थी, वो जी। 2019 में हुई है। जी। और अभी हुई है 2023 में। जी। लीजन तो वही है, लीजन नहीं बढ़ा है, लेकिन जी। डिसेबिलिटी बढ़ रही है मेरी। क्या बढ़ रही है? एक बार मैडम को अपना मोबाइल देके अब थोड़ा चल के उठ के बैठ के दिखाएंगे क्या? जी सर। रंजीत। देखिए लाइव दिखाया जा रहा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट आप लोगों के पास रेयरली ही आते होंगे, लेकिन आप लोग सीख लीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं। दुबई तो सब लोग जाते हैं,
ऐसा चीज सबको होता है, लेकिन सबके शरीर में ऐसा चीज नहीं होता है, डिसेबिलिटी। ये देखिए, जो नर्व के माइलिन शीथ है ना, वो डैमेज हुए हैं, उसके वजह से नर्वस कंडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है। इनके मसल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके हाथ पैर में प्रॉब्लम नहीं है, बस वो नर्व्स का कंडक्शन ठीक से नहीं हो रहा है। ब्रेन में और सर्वाइकल एरिया में लीजन्स है, तो इसीलिए इनको उठना बैठना चलना फिरना थोड़ा डिफिकल्ट है। एक तरह से वात व्याधि ही है, मज्जागत वात। जी सर। सर एक मिनट और बात करें, मैडम जी उनसे और बात करना है। जी सर सर। आप ये बताइए कि आपको मतलब बचपन में, शादी के पहले या बाद में, या दुबई में, आपको ये हस्त मैथुन की आदत थी क्या? मतलब जी शादी के पहले थी सर। तो कितना, पर डे कितना? पर डे, हफ्ते में 2 बार। अति मात्रा बहुत ज्यादा निकलते थे, और उस जी हिसाब से खाना पीना नहीं होता था, लेकिन वो निकलता जी था। जी सर। तो सर आप बचपन से घी और दूध वगैरह नहीं खाए हैं क्या? नहीं सर, दूध इतना नहीं होता था हमारे। जी। जी। अब क्या अभी है सर। क्या अभी खा रहे हैं ना दूध वगैरह? अभी अभी तो खा रहे हैं, दूध भी लेकिन पी रहा अभी हूँ आपका और भूख तो नहीं लग रहा है, अग्निमंद है ना आपका? भूख तो लग रहा है सर, मतलब कॉन्स्टिपेशन रहता है, भूख तो लग रहा है प्रॉपर, ठीक है। अच्छा, मतलब जो खाते पीते बॉडी को लग रहा है। हाँ जी। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो आपको अभी आंखों का विजन लॉस वगैरह नहीं हुआ है ना, उतना नहीं नहीं पड़ा? सर, ऑप्टिक नर्व में नहीं कोई भी लीजन मेरे। अच्छा, कौन कौन से जी नर्व्स में है सर, कुछ याद है? सर, ब्रेन में है और हाँ, स्पाइनल कॉर्ड में है, सर्वाइकल यहाँ पे है, गर्दन के पीछे। तो इसके वजह से हाथ उठाना बैठना ये थोड़ा प्रॉब्लम हाथ, होती है? हाँ हाँ जी, हाथों में स्टिफनेस है बहुत, यहाँ हाँ तक आ जाती है, बाजू तक, ऊपर तक। ठीक है। और और कहाँ है आपको लीजन? बस सर्वाइकल में है, ब्रेन में है, बस तो दो जगह। ब्रेन में आपको लीजन है, उसकी वजह से क्या तकलीफ हो रही है आपको? जैसे कि मतलब सोचने समझने में, या घबराहट एंजाइटी, क्या हो रहा है आपको? एंजाइटी भी होती है सर, डिप्रेशन होता है, और मेरे ना आंखों में ज्यादा भारीपन सा रहता है आंखों में, जी। और कई बार चक्कर भी आते हैं, थोड़े थोड़े हल्के हल्के। और चक्कर? नींद आती रहती है हर वक्त कि नींद आ रही है, पर नींद आती नहीं है, ऐसे फील होता है कि नींद आ रही है, जैसे फील नहीं होता है हमको भी जी। नींद आ रही है, जी। और सर पर आपको नींद। अभी कमर में तो नहीं हुआ है ना, मतलब सर्वाइकल के नीचे नहीं गया है ना लीजन? नीचे सर मेरे को वो है मतलब अपना, लंबर एरिया में, कमर में हाँ जी, L5-4 में। है? अब डिस्क की प्रॉब्लम है सर। तो वो डिस्क का प्रॉब्लम क्यों हुआ? चोट लग गया था, गिर गए थे क्या कभी? वो सर मेरे को मालूम नहीं कैसे हुआ, वो एमआरआई में ही तो एमआरआई कभी हुई थी ना पूरी। बाइक बहुत ज्यादा उसमें, चलाते थे गड्ढों में? हाँ जी, बाइक तो चलाता था। तो गड्ढे गड्ढे बहुत आते थे क्या? जर्क लगता था? जी जर्क तो, यहाँ पे ऐसी रोडें हैं, जर्क हाँ। तो होते ही। हाँ, तो उसके वजह से हुआ है, कहीं ना कहीं आघात हुआ है लंबर एरिया में, और उसके वजह से कमर के नीचे भी थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रही है, जी चलने सर जी। फिरने उठने बैठने में। तो जी इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं कि इंग्लिश? इंडियन ही है सर। इंडियन में बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं? हाँ जी, अभी प्रॉब्लम है काफी उठने में, पर थोड़ा चलो, साथ ठीक। में दूसरी भी है टॉयलेट, उसको पकड़ के उठ लेता हूँ मैं। ठीक है सर, आपको ये कितने साल से है? क्या सर? ये एम प्रॉब्लम एस कितने साल से है, 2013 से? 2013 से डायग्नोस हुआ था। मतलब 11 साल से आपको है? हाँ जी, गया। तो एलोपैथी के डॉक्टर्स ने क्या बोला सर इसके लिए, सर ऑटोइम्यून? एलोपैथी के डॉक्टर ने ना एक्चुअली मेरे को खराब कर दिया। कैसे? जैसे मैं ठीक, मेरे को मेथोट्रेक्सेट दिया हुआ था, जी। मेरे को ना मेथोट्रेक्सेट दिया हुआ था, 2013 से स्टार्ट था मेथोट्रेक्सेट। जी। वो इम्यूनोसप्रेंस जी, वो होता है। स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड? नहीं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं सर, मेथोट्रेक्सेट होता है इम्यून को सुप्रेस करने के लिए। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, अच्छा। हाँ जी जी। जी। और सर उसका, उसका वो मेरे कितना को दिन तक डोज गया सर आपके शरीर में? वो मेरे को ना 2000, अभी भी चल ही रहा है वो, है ना, पिछले साल मैं ठीक था, एक लेग मेरी बिल्कुल ठीक थी, राइट जी। लेग। वो जी। पिछले साल ना मेरे को थोड़ा डिप्रेशन हो गया, जी। कोई
घरेलू कोई अच्छा होता। और ना डिप्रेशन में मेरे को पीजीआई वालों ने स्टेरॉइड लगा दिए जी। 3, और एक इंजेक्शन का क्या नाम था उसका। मेथोट्रेक्सेट तो एक केमोथेरेपी का ड्रग भी है, ये हाँ जी कैंसर में जी। भी यूज होता है। हाँ जी, कैंसर में यूज होता है। तो वो आपको क्यों लगाया गया? वो मेरे को टैबलेट के रूप में दिया जाता था, हर एक संडे खाना पड़ता था वो मेरे को। अच्छा, तो उससे तो आपका इम्यूनिटी तो बहुत ज्यादा वीक हो गया होगा, आपको सर्दी नहीं सर। जुकाम जल्दी होता है। हाँ हाँ। जी, सर्दी जुकाम तो जल्दी होता है। तो ना मेरे को पिछले साल वो टीके लगा दिए। अच्छा। वो अपना ये, एक तो ये था, 2 मिनट पूछता हूँ। वो रंजीत, वो टीके का क्या नाम था अपना? हाँ, तो रिटॉक्सीमैप था। रिटॉक्सीमैप काफी महंगा था वो। रोटा वायरस के लिए? हाँ जी। वो किस लिए टीका लगाया था, क्या चीज और के लिए? यही इसी को रोकने के लिए सर। अच्छा। अपने उसके ह्यूमंस, उसको जी। ह्यूमिनिटी को सुप्रेस करने के लिए। अच्छा, उस इम्यूनोसप्रेसेंट, उस अच्छा। टीके ने ना मेरे को खराब कर दिया बिल्कुल। जी। वो तो टीके ने उससे मेरे को उससे रिएक्शन क्या किया। तकलीफ हुआ आपको, मतलब वो दवाइयों से क्या तकलीफ हुआ शरीर में? उस टीके से मेरे को सर बिल्कुल कमजोर कर दिया था मेरे को। 5-10 दिन बाद कमजोर कर दिया मेरे को, और चलने में दिक्कत आने लगा। अच्छा, तो जी। एलोपैथी के डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, कि इसका क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है सर। जी। आप हमारे और हमारे दवाई से ठीक हो जाएंगे सर, पूरा पूरा हंड्रेड जी, परसेंट थैंक यू। ठीक हो जाएंगे, आप चलने फिरने लगेंगे थैंक और यू सर, अपना मेरे को एकदम ठीक हो बहुत जाएंगे। खुशी होगी। जेकर मैं चलने फिरने लगा ना सर, मेरे को इतनी खुशी होगी ना, बस जी। पूछो ही मत। मैं तो बहुत सर, परेशान हूँ हाँ, ब्रेन में आगे वाले ब्रेन में है कि पीछे वाले ब्रेन में है कि साइड में है लीजन? सर। इतना तो मालूम नहीं मेरे को कि कहाँ पे है। अच्छा, ठीक है। बैलेंस तो रहता है ना आपको? नहीं, बैलेंस में भी प्रॉब्लम है। तो सेरेबेलम में होगा। ठीक है सर, अभी आप लेक्चर सुनिए, फिर हम आगे बात करते हैं आपसे, जी, है ना? थैंक यू सर कुछ और बताना है तो बता सकते हैं आप, इस बीमारी से सर। रिलेटेड कुछ आपको कुछ बताना है? और पेशेंट देखे आपने? हाँ जी सर, बहुत आते हैं वहाँ पे तो पीजीआई वो में। लोग कैसे रहते हैं सर? वो तो बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, मेरे जैसे ही हैं अच्छा, तो आप वो। सर पहले ठीक हो जाइए, फिर आप दूसरों को बताइएगा कि ऐसे इलाज जी होता है जी। आयुर्वेद में। जी सर जी, बिल्कुल। ठीक है सर। तो थैंक अभी यू आप सर। लेक्चर सुनिए, मैं थोड़ा ट्रीटमेंट पार्ट बताता हूँ, आप भी सुनिए, जी दूसरे लोग भी सुनेंगे, फिर जी हम जी लोग जी। डिस्कस करते हैं। जी सर। जी। 1 मिनट रुके, मैं इसको बड़ा करता हूँ। जी। अभी आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, आपको पेशेंट भी दिखा दिया, सारे सिम्टम्स भी आप लोगों को दिख रहा है, मैंने इस पे बात भी किया। अब हम थोड़ा और थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर हम आदित्य सर से भी पूछेंगे। अब अगर ऑप्टिक नर्व में लीजन रहा तो ब्लड विजन होगा, अगर ब्रेन स्टेम में लीजन रहा तो डिजीनेस होगा, डबल विजन होगा, स्पाइनल कॉर्ड में लीजन रहा तो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम रहेगा या बैलेंस में प्रॉब्लम रहेगा, अगर सेरेब्रम या सेरेबेलम में प्रॉब्लम होगा तो बैलेंस प्रॉब्लम रहेगा, स्पीच प्रॉब्लम रहेगा, पुअर ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होगा, ट्रेमर्स आएंगे। अगर मोटर नर्व ट्रैक्ट में रहेगा तो मसल वीकनेस, स्पास्टिसिटी, पैरालिसिस, विजन प्रॉब्लम, ब्लैडर प्रॉब्लम, बॉयल प्रॉब्लम रहेगा। अगर सेंसरी नर्व में अगर रहेगा, वहां पे अगर लीजन है तो अल्टर्ड सेंसेशन होगा, नमनेस, ट्रिकिंग एंड बर्निंग सेंसेशन होगा। किस टाइप के नर्व में कहां पर क्या तकलीफ है, मोटर नर्व्स में है कि सेंसरी नर्व्स में है, सेरेबेलम में है कि सेरेबेलम में है, ब्रेन स्टेम में है, ऑप्टिक नर्व में है, या दूसरे क्रैनियल नर्व्स में, कहां पर ये लीजन है, उस पे वो जो भी फंक्शन है वो इम्पेयर्ड होता है। मसल स्ट्रेंथ थोड़ा कम होने लगता है, स्पास्टिसिटी बढ़ जाती है, वीकनेस आती है, कोऑर्डिनेशन में तकलीफ होती है, फिर रिफ्लेक्स रेस्पॉन्सेज जो है वो उसमें प्रॉब्लम होता है, स्पीच पैटर्न्स में प्रॉब्लम होता है। तो इसका डायग्नोसिस तो एमआरआई से हो जाता है। आज का जो साइंस है हमारा, एलोपैथी साइंस बहुत आगे गया है, उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी सबका साथ लिया है, तो वो साइंस डायग्नोसिस में बहुत ही अच्छा है, 1 नंबर है एलोपैथी साइंस। तो एमआरआई से पता चलता है, एक एनसीएस का होता है, नर्व कंडक्शन का टेस्ट होता है, उससे पता चलता है, ईएमजी कराते हैं, सीबीसी, ईएसआर, लंबर पंक्चर टेस्ट करते हैं, सीएसएफ का एनालिसिस करते हैं कि सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कोई इन्फेक्शन है क्या, उसको देखते हैं।
तो आयुर्वेद की दृष्टि से हम अभी बात करेंगे। पहले मैं आदित्य सर से बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर आदित्य सर, आप इस पे कुछ बताएंगे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे? सर मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक्चुअली में आप पेशेंट मैंने एबीसीडी ट्रीट से नहीं किए। बताइए, जो लोग को आप एबीसीडी बताना चाहते हैं वैसे बताइए सर। सर मैंने अनफॉर्चुनेटली ये वाले पेशेंट ट्रीट नहीं किए एक्चुअली में। लेकिन पढ़े तो होंगे ना आपने? यस सर, यस सर, यस यस। हाँ, वो बताइए। सर बेसिकली मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एक तरीके से ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है, जिसके कारण जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज होने लगती है, जिसके कारण आदमी पक्षाघात की तरफ जाने लगता है धीरे धीरे, और उसकी पावर, मोटर, ये सारी चीजें कम हो जाती हैं। और इस कारण से आवाज आ रही है ना आ रही है सर? सर, बोलिए बोलिए हाँ जी सर। जी जी। तो हाँ हाँ, इस कारण से धीरे धीरे मतलब पहले लॉस ऑफ पावर फिर पैरालिसिस होती है। तो मेनली हम इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, फिजियोथेरेपी के अलावा हम इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, एंटीबॉडीज अगेंस्ट सर्टेन रिसेप्टर्स देते हैं। और क्योंकि नर्व्स कमजोर होती हैं तो डिसयूज एट्रोफी, तो मसल्स भी कमजोर होती हैं, बोन भी कमजोर होती हैं, तो हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं इसमें। और फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, करंट देके मूवमेंट कराना, सर यही ट्रीटमेंट है। और जो पैथोलॉजी है उसके लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं जी सर। और तो सीजर्स भी आ सकते हैं इनको, तो उसके लिए एंटी सीजर मेडिकेशन देते हैं और सर, वाइटामिन सप्लीमेंट्स। इम्यूनोसप्रेसेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करें ना, कि इम्यूनोसप्रेसेंट क्यों दिया जाता है, क्या मतलब है, क्यों? इम्यूनिटी तो रहना चाहिए, वो सप्रेस सप्रेस क्यों करते हैं? सर एक्चुअली में हम अभी ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि इम्यूनिटी तो है, लेकिन वो इम्यूनिटी ज्यादा, मतलब वो जैसे धातु पाक जैसे ज्यादा खराब हो गई है, जिसके कारण ऑटो इम्यूनिटी हो जाती, मतलब शरीर खुद के खिलाफ, शरीर के लिम्फोसाइट्स खुद के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं। तो अगर हम लिम्फोसाइट्स को या एंटीबॉडी प्रोडक्शन को नहीं रोके, तो वो एंटीबॉडीज पूरी नर्व्स को डैमेज करके रेस्पिरेटरी रोक देगी, रेस्पिरेशन रोक देगी, जो सांस लेने की चाह है वो खत्म हो जाएगी मरीज की, पैरालिसिस के कारण। तो उसको उस चाह को बनाए, मतलब रेस्पिरेटरी पैरालिसिस या दूसरी पैरालिसिस, और वो सबको मेंटेन करने के लिए हमें देना पड़ता है। और उसके कारण मजबूरी रहती है बेसिकली सब हमारे इम्यूनोसप्रेसेंट देने के लिए, जिससे जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्लो हो जाए जी सर। जी, ठीक है। और किसी को कुछ बताना है? सर ने तो बहुत अच्छे से बेसिक चीज क्लियर कर दिया। इसके पेशेंट कंचन मैम आपने देखे हैं क्या, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के? आप अगर कुछ बताएंगे तो अच्छा रहेगा, फिर डिस्कशन भी होगा। कंचन मैम अगर सुन पा रही हैं तो बताएंगी क्या? अनम्यूट कर पा रही हैं क्या आप, कंचन मैम? जी सर। हाँ, आपने देखे हैं पेशेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस के? सर बहुत कम पेशेंट देखे हैं मैंने, 4 ही पेशेंट देखे होंगे इतने साल की प्रैक्टिस में। पर बहुत अच्छा बताया आपने, और बहुत पेशेंट दिखाने के बाद तो बिल्कुल बाकी लोगों को तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गया होगा। और सेम ऐसे ही मैंने पेशेंट देखा था एक, कि बिल्कुल चले भी नहीं जा रहा था, उसको स्टिक लेके आया था। और उसका ना ब्लड विजन भी था, मतलब 40 साल की उम्र थी पर ऐसे लग रहा था कि वो 80 साल का है। उसकी स्किन में चेंजेस थे, उसके बाल में चेंजेस थे, उसके आंखों में चेंजेस दिख रहे थे। मतलब बहुत, मतलब बुढ़ापा जैसे आ गया हो उसको, ऐसे दिख रहा था सर। और बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स बता रहा था, जैसे आपने बताया कि सच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट में, कि वो चाहता है कि कहीं कोई मुझे पूरा ठीक कर दे इसको। और मैंने उसको 3 महीना करीब करीब ट्रीट किया था, और काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा था मुझे। पर होता है ना, पेशेंट कंटिन्यू नहीं करता है। और वहां से मैं फिर शिफ्ट हो गई, तो फिर मुझे वो पेशेंट दिखा ही नहीं है। और एक फीमेल भी मैंने देखी थी, तो उसको भी मैंने करीब करीब 2 महीना ट्रीट किया था। और वो बोल रही थी कि उसका ब्लर विजन स्टार्ट हुआ था, और वो ढूंढ रही थी कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन, क्योंकि एलोपैथ में तो कुछ नहीं है ऐसे बताया गया था। पर वो उसकी जो फिंगर्स थी, वो फिंगर्स के मतलब जैसे थंब है और इंडेक्स फिंगर है, उसके जो मांस था ना, मतलब तो वो मांस जैसे मसल लॉस हुआ था उसका, वो साइड में, मतलब हाथ दोनों। तो उसको पूछा मैंने, ये पहले से है तो नहीं, बोले ये बीमारी जैसे स्टार्ट हुई तो ये स्टार्ट हो गया।
मतलब हम ऐसे बोल ही नहीं सकते कि ये पेशेंट में क्या प्रॉब्लम नहीं रहती, उसको हर एक प्रॉब्लम रहती है सर, बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स रहती हैं। और आपने बहुत अच्छा सिखाया सर, हम इसको मतलब अच्छे से डायग्नोज करके हम आयुर्वेद की इससे ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। और हम ठीक करेंगे, आप पढ़ाओ सर। और हाँ, अब हम इस पे ये देखेंगे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस आयुर्वेद के चश्मा से क्या होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो अभी जैसे कि सर ने बताया, नरिंदर जी ने बताया कि इनका रात्रि जागरण हो रहा था, नींद कम हो रहा था, शुक्र धातु का क्षय बहुत ज्यादा हो रहा था, कॉन्स्टिपेशन अभी भी है, इनको कायम चूर्ण लेना पड़ता था, कहीं ना कहीं वात का प्रकोप है और स्नेह की कमी है। मज्जा धातु में, मज्जा धातु स्नेह से बना हुआ है। हम लोग स्नेह धारण पूर्ण ऐसे जब बोलते हैं तो मज्जा धातु जो रहता है वो पूर्ण करने का काम करता है, अस्थि पूर्ण करने का और स्नेह का काम करता है। आंखों में भी मज्जा रहती है, तो मज्जा का क्षय हो रहा है, मतलब वहां पे स्नेह गुण कम हो रहा है शरीर का। तो और मज्जा धातु है वो कफ का स्थान बताया है, कफ दोष का स्थान बताया है, तो यहाँ पे कफ का क्षय ऐसा हो रहा है, मज्जा का क्षय हो रहा है। धात्वग्नि जो है, मज्जा की अग्नि, वो बहुत कम हो गई है, मज्जा बन नहीं रहा है। अगर हम लोग केदार कुल्या न्याय, खले कपोत न्याय और क्षीर दधि न्याय से देखें तो मज्जा की अग्नि जो है बहुत कमजोर हो गई है। तो यहाँ पे मज्जा धातु का क्षय हो रहा है, एक साइड से क्षय हो रहा है, एक साइड से धातुपाक हो रहा है, धातुओं को पका के जला रहे हैं, मतलब डैमेज कर रहे हैं। और जैसे आपने खिचड़ी बनाया और उधर ध्यान नहीं दिया और वो खिचड़ी को पूरा फुल उस पे रखा तो खिचड़ी जल जाता है, वैसे धातु पाक हो रहा है, यहाँ पे नर्व का धातु पाक हो रहा है, कफ का क्षय हो रहा है, ओज की दुष्टि हो रही है। तो धातु क्षय हो रहा है मतलब यहाँ पे पित्त और वायु, अगर जैसे कि आपने अग्नि बढ़ाया और वायु बढ़ाया तो आग और बढ़ जाती है, तो यहाँ पित्त और वायु की वृद्धि हो रही है, कफ का क्षय हो रहा है। तो हम चिकित्सा क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे धात्वग्नि बढ़ाते हैं, रस की अग्नि, रक्त की, मांस में दस्ती और खासकर मज्जा की अग्नि बढ़ने वाले दवाइयां देते हैं। उसी तरह से इसमें कभी कभी धातुगत ज्वर भी होता है। धातुओं में यहाँ पे विषम ज्वर नहीं है, संतत सतत त्रितक अन्य दुख चतुर्थक ये नहीं है, इसके आगे की अवस्था, क्योंकि विषम ज्वर में दोष अल्प रहते हैं, रसगत है ज्वर लेकिन वो आते हैं जाते हैं, लेकिन जब धातुगत ज्वर हो जाता है तो मज्जा धातुगत ज्वर, वो पूरा अंदर बुखार पूरा चला गया है मज्जा धातु में, तो यहाँ पे मज्जा धातुगत ज्वर होता है। सन्निपात ज्वर ये भी होता है। और हम लोग यहाँ पे जब चिकित्सा करते हैं तो हम लोग यहाँ पे मधुर रस का प्रयोग करते हैं। आम बहुत ज्यादा बड़ा है इसलिए हम लोग तिक्त कटु रस भी देते हैं, क्योंकि आम को हमें ठीक करना है। क्योंकि जाठराग्नि मंद है, वायु का प्रकोप है, और धात्वग्नि लेवल पर भी है, तो यहाँ पे धातुगत आम भी है, इसलिए तिक्त कटु रस है, रस जो इतना भी नहीं हो कि वायु का प्रकोप और बढ़ा है। तिक्त कटु रस हम मात्रा के हिसाब से देते हैं, उस पर हम बात करेंगे। कभी कभी आवरण भी रहता है यहाँ पे, जैसे व्यान और प्राण का आवरण, प्राणावृत व्यान, व्यानावृत प्राण, ऐसे आवरण रहते हैं व्यान वायु का और प्राण वायु का। क्योंकि जितने भी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, उसमें कौन सा वायु है, तो प्राण और व्यान इनका रहता है, तो आवरण जन्य भी संप्राप्ति रहती है। यहाँ पे वायु का शमन करने की चिकित्सा देते हैं, और बाद में हम रसायन दवाइयां देते हैं जो हमारे मज्जा तंतुओं को नया बनाए, रीजनरेट करे, क्योंकि ये डीजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं। और एलोपैथी में तो बोला जाता है कि हाई प्रोटीन डाइट देना है, जैसे नट्स, सोया पाउडर, फिश, एग। अगर अग्नि अच्छा है तो वो प्रोटीन डाइट देते हैं, तो मसल्स में जो वीकनेस है, वेस्टिंग ऑफ मसल्स है, वो मांस धातु को अच्छा करेगा। तो अभी हम लोग इसमें बहुत सारी दवाइयां देते हैं, तो उस पे हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले तो हम जीवनीय घृत अगर खाने के लिए दें, पहले दीपन पाचन अनुलोमन से शुरू करना है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का बीमारी जो रहता है उसमें जीवनीय घृत खाने को देना है। विदारी कल्याणक घृत या विदारी आदि घृतम, जो ब्रीहण करने वाले बल्य वाले जो घृत है, बल्य गण, आप चरक सूत्र स्थान 4 में देखिए, बल्य घृत बताए, बल्य गण बताए, बृहणीय गण बताए। तो हमें वायु का शमन करना है, कफ को बढ़ाना है, क्योंकि कफ का क्षय हुआ है, तो मधुर रसात्मक और ब्रीहण करने वाले शीत वीर्यात्मक द्रव्य जो है, जैसे विदारी आदि घृतम है, कल्याणक घृतम है, नागबला घृतम है। और फिर माइंड पे काम करना है, क्योंकि डिप्रेशन एंग्जाइटी रहता है, सारस्वत घृतम देते हैं। इसी तरह से हम कुछ आसवरिश देते हैं, जैसे कि बलारिष्टम। सारे द्रव्य देखिए ब्रीहणी और बल्य, बलारिष्टम, अश्वगंधा रिष्टम, ब्रेन पे सारस्वता रिष्टम,
द्राक्षारिष्टम, धान्वंतरारिष्टम, वायु का शमन करने के लिए देवदारवारिष्टम। उसी तरह से हम बस्ती देते हैं इसमें दीपन पाचन करके, तो सहचरादि तेल का बस्ती देते हैं, महामाश तेल का बस्ती देते हैं, रासना दशमूलादि तेल का बस्ती देते हैं, शीरबला तेल 101 आवर्ती या 1001 आवर्ती का शीरबला तेल। फिर उसमें हम लोग चूर्ण देते हैं। तो कुछ रसायन, क्योंकि हमें मज्जा की अग्नि, शुक्र की अग्नि तक काम करना है, शुक्र धातु अच्छा रहेगा तो रीजनरेट करेगा, इसलिए रस से शुक्र की अग्नि तक काम करने वाला पिप्पली चूर्ण देते हैं 3-3 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ, या गुड़ुची का चूर्ण देते हैं, या लवंग चूर्ण, बला चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, बृहणीय वाले गुड़ुची तत्व देते हैं। गुड़ुची जो रहता है वो सबसे अच्छा रसायन रहता है, मज्जा धातुओं को अच्छा करता है। इसी तरह से आवरण जन्य अगर संप्राप्ति हमें लग रही है तो रसोनादि वटी, उसी तरह से षडधरण आमाशयगत वात की वजह से हुआ है ऐसा, तो हम लोग षडधरण चूर्ण देते हैं। इसी तरह से गोरोचन आदि वटी देते हैं। कुछ कषाय भी देते हैं हम लोग अवस्था के हिसाब से, अगर जैसे कि यहाँ पे क्योंकि दीपन पाचन भी करना है, रसायन भी करना है, अग्नि को भी बढ़ाना है, तो अब इसमें माश बला आत्मगुप्ता कषाय देते हैं, मतलब कपी कच्छू से बनाया हुआ जो कषाय है, और जिसमें उड़ीद है, माश है, या माश पढ़नी है, माश बला आत्मगुप्तादि कषायम, रासना शुंठ्यादि कषायम, विद्यार्यादि शीर कषायम, फिर विदार्यादि सहचरादि कषायम, सहचरादि कषायम, भद्रदारवादि कषायम। अष्टवर्ग जीवक और ऋष्वक हटा दीजिए, तो मेधा, महामेधा, काकोली, शीर काकोली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु, इससे बनाया हुआ जो कषाय होता है वो जीवनीय काम करता है, वो रीजनरेट करता है, नए नए सेल बनाता है, जीवन देने का काम। भारंगी आदि कषायम। फिर अगर पित्त जन्य संप्राप्ति है तो अमृतोत्तरम, क्योंकि गुडुची वगैरह डाला हुआ है, अमृतोत्तरम कषायम देते हैं। इसी तरह से इसमें कुछ रसौषधियां देना है, तो वायु को शमन करने वाली रसौषधियां सबसे अच्छी कौन कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे वायु विकृत है, वायु को बैलेंस करना है, कंट्रोल करना है। वायु जो है शैतान बच्चा है, उसको जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे वो कोई ठीक नहीं होगा, नर्वस कंडक्शन को ठीक करना है हमें। तो यहाँ पे वात गजांकुश रस, वात गज अंकुश, वो एक तरह से जो हाथी है उसको कंट्रोल करना है, वात गजांकुश रस। उसी तरह से हम लोग महा वसंत कुसुमाकर रस, वो रसायन का द्रव्य बहुत अच्छा काम करता है। फिर हम लोग पूर्ण चंद्रोदय रस, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, बृहत्वाद चिंतामणि रस, फिर उसमें त्रैलोक्य चिंतामणि रस, फिर समीर पन्नग रस, फिर इसमें महायोगराज गुगुल बहुत अच्छा काम करता है। फिर इसमें मतलब स्वर्ण कल्प तो बहुत अच्छा काम करता है। फिर इसमें उद्वर्तन से भी काम होता है, जैसे जीवंत्यादि चूर्ण, त्रिफला चूर्ण से उद्वर्तन करना है। फिर हम लोग धारा करते हैं, जैसे कि शीरबला तेल का पूरे शरीर में धारा, या मासरस की धारा, फिजिचिल की क्रिया करते हैं, विदार्यादि शीर धारा, सिद्ध मतलब शीरपाक बना के और पूरे शरीर पे धारा करेंगे, या शाली षष्टिक पिंड स्वेद, उससे फायदा होता है। और इसमें हम लोग सहचरादि तेल, करचुरादि चूर्ण और सहचरादि तेल का हम ऐसे पूरा शरीर में लेप लगाते हैं, या अन्न लेप लगाते हैं, मतलब खीर बनाए जिसमें हम लोग कपी कच्छू डालें, मुसली डालें, अश्वगंधा, शतावरी, शुंठी, शीरपाक बनाए, और चावल और मतलब शाली षष्टिक चावल डालें और दूध, ऐसे खीर बनाए, पूरा बॉडी में वो अन्न का लेप लगाएं, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर माश तेल का अभ्यंग करते हैं, सहचरादि तेल का अभ्यंग, बला लाक्षादि तेल, चंदन बला लाक्षादि तेल, केतकी मूलादि तेल, कार्पासस्त्यादि तेल, प्रसारण्यादि तेल। और हम लोग इसमें ना स्वेदन थोड़ा कम देते हैं, लेकिन और हाँ शिरोधारा, जैसे कि सर ने बताया कि सिर में बहुत मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो वहां पे क्षय है बहुत ज्यादा, मज्जा धातुओं में लीजन्स है, तो शिरोधारा जो है, शिरोबस्ती, वो बहुत अच्छा काम करता है। शिरोपिचू बहुत अच्छा काम करता है, वो पूरा हील कर देता है, जितना तेल एब्जॉर्ब होगा ना ब्रेन में, उतना वो हीलिंग होते रहेगा। उसी तरह ऐसा सोचिए कि 100 एकड़ जमीन है, पूरा सूख गया है, और ये जमीन कौन सा है, तो मज्जा धातु, पूरा शरीर का मज्जा धातु है, नर्वस सिस्टम पूरा सूख गया है, और इसलिए डिमालिनेटिंग हुआ है, तो हमें वहां तक स्नेह पहुंचाना है, तो नस से भी देना है हमें, शीरबला तेल का, सहचरादि तेल का, धन्वंतर तेल का, नस से देना है। इसी तरह से मुस्तादी यापन बस्ती जो है वो बहुत ही अच्छा बताया, उसमें मधु है 200 ml, लवण है 15 ml, शीरबला तेल 100 ml, सुकुमार घृत है 100 ml, यष्टि मधु का कल्क है 30 ml, फिर मुस्तादी शीर कषायम 300 ml, और मासरस
100 ml मतलब 1 लीटर तक ऐसे करके मुस्तादी यापन बस्ती देने से मल्टीपल स्क्लेरोसिस ठीक होता है। इसी तरह से शिरोधारा करना है तो शीरबला तेल, धन्वंतर तेल, बला सुगंधादि लाक्षादि तेल, वाताशिनी तेल, नारायण तेल। इसी तरह से आंखों में अगर प्रॉब्लम है तो अक्षी तर्पण करते हैं, त्रिफला घृतम, जीवनीय घृतम या जीवंत्यादि घृतम, उससे फायदा होता है। नस्य देना है तो शीरबला तेलम, सहचरादि तेलम। और फिर जब ये पेशेंट रिकवर होने का फेज में आ गया है तो, और अग्नि भी अच्छा है उनका, सब अच्छा हो रहा है, तो हम रसायन देते हैं, जैसे नागबला रसायनम, वर्धमान पिप्पली रसायनम, लशुन रसायनम। तो पेशेंट को 4 महीना मिनिमम, मैक्सिमम 1.5 साल, और ज्यादा से ज्यादा 3.5 साल लगता है, पेशेंट 100% रिकवर हो जाता है और उसका लाइफ अच्छा हो जाता है। अब इस टॉपिक पे किसी को कुछ बताना है तो बताइए जी। ये नरेंद्र सिंह जी, आपने कुछ व्हाट्सएप पे लिखा है, कुछ बताना चाहते हैं सर? नरेंद्र सिंह जी कुछ लिखे हैं आप? नहीं सर, मैं तो नहीं लिखा। व्हाट्सएप पे लिखा है, चैट में कोई चैट में उधर तकदीर सिंह सर पूछ रहे थे कहाँ से हो आप। मैं तो अच्छा राजपुरा से अच्छा लिखा अच्छा हूँ। अच्छा, ठीक है। जी। मनीषा सिंह मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस पे? किसी को बोलना है? कंचन मैम, तनिका मैम कुछ बोलना चाहेंगी? प्रशांत भट्ट जी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी समझ आना चाहिए कि नर्व का माइलिन शीथ पूरा ये हो गया है, खराब हो गया है, डीमाइलिनेशन हो गया है। अगर बीमारी समझ गया तो हमें चिकित्सा आ जाता है। कुछ बोलना है आप लोग को तो बोल सकते हैं। वर्षा मैम कुछ बोलिए प्लीज, सूरज जी कुछ बोलिए इस टॉपिक पे। सूरज जी, आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? 1 मिनट रुकिए, अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, आप करिए अनम्यूट। सूरज जी बोलिए सर। हाँ सर, इसमें गुड़वेल का सत्व लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं क्या, शुरुआत से? 100%। हाँ, सर आप जो भी दे रहे हैं उसमें घी जरूर होना चाहिए। सर हाँ हाँ सर, मतलब गुड़वेल का मतलब पढ़ा था मैंने, मतलब मज्जा पे बहुत कार्यकारी है। और इसमें मतलब माइलिन शीथ में लेशन भी फॉर्म होते हैं ना, मतलब जी तो इसमें पित्त की वजह से भी, पित्त का भी रोल होगा। और ये शीत मृदु है गुण से, जी तो मतलब मज्जागत विकारों में भी पढ़ा था मैंने, बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल है। और जब हम इसको मतलब जो पेड़ पे गुलवेल की वेल रहती है ना, उसको अच्छे से कूटते हैं और उसको रखते हैं ऐसे, तो उसका मतलब पूरा सार भाग निकलता है, जो कार्यकारी तत्व रहता है उसमें, मतलब सत्व में बहुत रहता है सर, ऐसा मतलब पढ़ा था मैंने। जी, उसका नाम ही है सत्व ना, तो वो तो पूरा अच्छा ही चीज है। जी हाँ, इस पे मनीषा मैम कुछ बोलना चाह रही हैं। सॉरी, आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे। बोलिए मैम, मनीषा मैम। शायद मैम नेटवर्क एरिया में नहीं है आप। सर मैं अभी बोलती हूँ, थोड़ा पेशेंट है सर। अच्छा ठीक है ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। सर और एक बोलना था, जो हाँ गुड़वेल रहता है, मतलब हम हमारे मतलब स्वरस कल्क क्वाथ हिम फांट, ऐसे हमारे इधर मतलब कल्पना है आयुर्वेदा में। जी तो फिर स्वरस मतलब उसमें सबसे मतलब कार्यकारी तत्वों में अच्छा है। जी पर स्वरस या उस सत्व का कंपैरिजन करेंगे तो जी, मतलब किसमें कार्यकारी तत्व ज्यादा रहेंगे सर, ऐसा पूछना था एक। तत्व में ज्यादा रहता है ना सर। हाँ सर। जी, चलिए इस टॉपिक पे और कोई कुछ बोलना है बोलिए। डॉक्टर गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? डॉक्टर गंगवार सर, प्रशांत भट्ट जी कुछ बोलिए सर प्लीज, आप लोग। कंचन मैम कुछ बोलना चाहती हैं, और हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बोलिए आप लोग प्लीज। शशि तिवारी मैम कुछ बोलना चाहेंगी आप इस टॉपिक पे? सब लोग चुप मत रहे, कुछ तो बोलिए आप लोग। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, बहुत अच्छा आपने बताया। और एक्चुअली में आयुर्वेद के हिसाब से हम इसको मतलब वात व्याधि के हिसाब से ट्रीट करना शुरू करते हैं तो ठीक हो सकता है। आपका लंबा टाइम लगेगा, हाँ लंबा टाइम तो लगेगा। और पुराने टाइम इस तरह के पेशेंट्स रहते थे तो उनको तो जैसे इस पेशेंट को इंजेक्शन लगा दिया गया, पुराने टाइम में भी यही करते थे। आज से 25-30 साल पहले भी लोगों को अगर इस तरह प्रॉब्लम होती थी, इंजेक्शन लगाते थे और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते थे। कुछ पेशेंट्स का तो ऐसा रहता था कि उसके बाद बोन्स की ग्रोथ अलग अलग हो जाती थी, मतलब एक पैर ऊंचा नीचा तक हो जाता था, इस तरह की प्रॉब्लम आती थी।
तो क्योंकि हमारे नॉन में भी एक लोग को ऐसा ही केस है, तो मैं डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, और उनको और भी ज्यादा मतलब तकलीफ है। तो ये क्या तो है, सारे हम क्या लोग तकलीफ है मैम, क्या है तकलीफ? सर उनका ये है कि उनके तो साथ में ना जैसे वात्र की भी आप असाध्यावस्था समझ लो, और ये भी है कमर उमर में भी काफी ज्यादा है, मतलब जैसे अगर ठंड का मौसम आ जाता है तो बिल्कुल एक कदम नहीं चलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, वैसे भी बहुत धीमे धीमे चलते हैं। तो उनके केस में तो हेतु में ये था कि साहस वाला था सर, जैसे छोटे थे जब वो 15-16 साल के, तब वो अपने से काफी उम्र के लोगों से लड़ जाते थे कुश्ती उस्ती में, और दिमाग उमाग के अच्छे थे, तो बाद में मेहनत वहनत भी किया है सारी चीजें, लेकिन उनका भी जो शुरुआत हुआ था, जितना मुझे याद है शायद 25-30 साल की उम्र में धीरे धीरे शुरुआत हुआ था, पैर में प्रॉब्लम हुई थी, और फिर उनका ट्रीटमेंट चला था वहीं पर बीएचयू में, इंजेक्शन वगैरह लगा दिए गए थे। तो उसके बाद बोलते थे कि एक बोन्स छोटी हो गई, हम लोग तो बहुत बच्चे थे, बट अभी उनका पता है कि काफी कुछ खराब होता जा रहा है, तो है उनको भी इस तरह से तकलीफ है, चलने फिरने की भी तकलीफ है, मतलब जॉइंट्स वाली भी प्रॉब्लम है, मसल्स वाली भी प्रॉब्लम है। पर ये है कि हाँ वो अपनी डाइट वगैरह अच्छा रखते हैं, मतलब खाने पीने को शुद्ध सात्विक खाते हैं आहार में, और अपना योग वगैरह प्राणायाम वगैरह ये सारी चीजें करते हैं। हाँ ठंडियों में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है या वर्षा ऋतु में तकलीफ होती है, तो दवाएं उनकी लगातार चलती रहती हैं, फिजियोथेरेपी वगैरह होती रहती है। तो मुझे लग रहा है कि उनका भी इसी तरीके से मल्टीपल स्क्लेरोसिस टाइप का ही केस है। जी सर, लेकिन अभी ये है कि इस तरह के पेशेंट्स को हाथ लगा सकते हैं, अदरवाइज मेजोरिटी लोग यही कहते हैं ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है असाध्य है, हाँ, तो इस कौन वजह से बोलते भी हैं? एलोपैथी डॉक्टर्स बोलते हैं। अब आयुष दर्पण के चिकित्सक क्या बोलेंगे? हम ठीक करके साथ है तो दिखाएंगे, रिच साध्य है लेकिन हम करेंगे। हाँ एलोपैथी वाले तो बोलते हैं, सबसे बड़ी बात है ना सर, वो जो बोलते हैं जैसे जब हम अष्टांग योग पढ़ते हैं यम नियम आसन में, तो प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो पेशेंट के अंदर ना धारणा बैठ जाती है इस चीज की कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि एलोपैथी वाले जो कहते हैं उस बात को ये दिल से लगा बैठते हैं बिल्कुल। और जब आप किसी बात को दिल से लगा बैठोगे कि मैं तो ठीक होऊंगा नहीं, फिर ठीक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। जैसे अभी मैं कल एक सेशन सुन रही थी आयुष दर्पण का, था क्या था, तो उसमें यही कह रहे थे कि पेशेंट की जो मेंटल कंडीशन होती है, जैसे अगर पंचकर्म के रिलेटेड था टॉपिक, तो उसमें बोल रहे थे कि अगर जैसे पेशेंट का जिस दिन पंचकर्म कराना है काफी स्ट्रेस पड़ा हुआ है, तो उस टाइम उसके दोष ही अच्छे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो मतलब धारणा अगर बैठ गई, जैसे डायबिटिक पेशेंट होता है कि मुझे जी जिंदगी भर गोली खानी है, या बीपी का पेशेंट बोलता है जी मुझे जिंदगी भर गोली खानी है, ऐसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट अगर अंदर से मान बैठा कि मैं ठीक नहीं हूंगा, तो फिर दवा भी दोगे तो उसको भी वो शंका की निगाहों से ही खाता है, प्रश्न चिन्ह जब रख करके दिमाग में इंसान कोई दवा खाता है या कोई भी ट्रीटमेंट या थेरेपी कराता है, तो उसके उतने बढ़िया रिजल्ट नहीं आते, देन उसके कि हाँ उसको यकीन हो कि हाँ मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगा। उसको मानकर चलना चाहिए कि एलोपैथी का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ वहीं द एंड हो गया है। तो इस हिसाब से पेशेंट का मतलब काउंसलिंग वाला पार्ट सारी चीजों में देखना काफी ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। ठीक है, जी सर। अभी आप ये देखिए, एनाटॉमिकली एक बीमारी होती है इसी से रिलेटेड, अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, एएलएस। तो आप लोग नर्व्स देखिए, नॉर्मल नर्व में माइलिन शीथ कैसा है, और जिसमें स्क्लेरोटिक लीजन्स है, जख्म है, तो उसका देखिए कोटिंग इंसुलेशन कैसा है माइलिन शीथ का। अब इसमें क्या होता है, अमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस धीरे धीरे बढ़ने वाला डिजीज होता है, उसको लो गेर्रिक्स डिजीज बोलते हैं। और इसमें वॉलेंटरली जितने मसल्स होते हैं, जैसे हाथ के बाइसेप्स ट्राइसेप्स, जो बड़े बड़े मसल्स होते हैं, वहां तक वो सिग्नल जा ही नहीं रख पाता, क्योंकि वहां पे माइलिन शीथ जो है ना, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जो मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, जा ही नहीं पा रहे। तो अगर ये जो मसल्स, जो बल्बर मसल्स होते हैं, जो अपना स्पीच को कंट्रोल करते हैं, मतलब बोलने का, मुझे जैसे बोला शशि मैम ऐसे मुझे जो बोलना है, तो उसको जो कंट्रोल करने वाले मसल्स हैं, या स्वॉलो करने के मसल्स हैं, या चबाने के च्यूइंग के मसल्स हैं, वो उस पे अफेक्ट होता है ना। तो उस या फिर हाथ और पैरों के मसल्स पे बहुत ज्यादा वीकनेस आता है, एट्रोफिक चेंजेस आते हैं, तो शरीर जो है वो बहुत थक जाता है जल्दी, या फिर वो ग्रिप नहीं कर पाता, कोई चीज पकड़ नहीं पाता है, वो हाथ ऊपर उठाना चलना फिरना, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। फिर पूरे मसल्स में स्पास्टिसिटी होते हैं, जकड़न हो जाती है, अकड़ जाता है बहुत ज्यादा, और उसमें रिफ्लेक्सेस आते हैं, अनावश्यक रिफ्लेक्सेस, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो रहा है, इंसान हाथ नहीं लाना चाह रहा है लेकिन हाथ हिल रहा है अपने आप, तो शॉर्ट सर्किट होता है।
मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं बहुत ज्यादा, फेसिकुलेशन जैसे फड़कने जैसा होने लगता है, और उसको खाना अन्न निगलने में तकलीफ होती है, उसको बोलने में, शब्द को उच्चारण करने में तकलीफ होती है, और आवाज जो है स्पीच है वो स्लर्ड होता है, उल्टा पुल्टा होता है, या नाक से बोलने का कोशिश करता है। अगर डायफ्राम में अगर रहेगा तो, या फिर चेस्ट वॉल में रहेगा तो उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। और ब्रेन के भी अगर वहां पे लीजन है, ऐसे स्क्लेरोटिक लीजन, तो ब्रेन के जो सोचने समझने की शक्ति है वो कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो अभी आप लोगों को स्क्लेरोटिक चेंजेस समझ आएगा डायग्राम से, ऐसा ही सेम एमआरआई में हमें दिखता है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आया होगा कि अब यहाँ पे मज्जा क्षय हुआ है बहुत ज्यादा, हमें ये माइलिन शीट को नया बनाना है। तो स्नेहन, यापना बस्ती, स्वर्णकल्प इसीलिए दिया जाता है। इस टॉपिक पे मनीषा मैम अगर कुछ बोलेंगी तो अच्छा रहेगा। मनीषा मैम आप कुछ बोलेंगी? आपने पेशेंट देखे हैं तो बोलिए मैम। या आदित्य सर, कंचन मैम कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल दीजिए प्लीज। हाँ सर मनीषा मैम। जी सर, मैं लंबर का स्क्लेरोसिस का पेशेंट की हूँ सर। जी, लंबर एरिया में था। शोल्डर का तो शोल्डर वाले ही मिलते हैं मैक्सिमम, और सर जी आपने बहुत अच्छे से बताया। मैम, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आइए प्लीज। डिटेल में आप बता दिए कि अब ट्रीटमेंट करने में प्रॉब्लम है नेट का। अच्छा, अभी है ना? अभी आ रहे। हाँ हाँ जी सर, एक्चुअली पेशेंट थे अभी। और सर मैं लंबर में पेशेंट को देखी हूँ स्क्लेरोसिस का, और उनमें धातु क्षय भी मिला मुझे, और जो सेल थे वो वो भी उनके एमआरआई में काफी डैमेज थे। जी तो उनका यही था कि ये क्या रिपेयर होता है, तो फिर उसमें मैंने ट्रीटमेंट चलाई सर, पहले आम पाचक के साथ चलाए उनको। आम का जब पचन होने के बाद फिर कट्टी बस्ती कटी मैम, आपका आवाज कट रहा है। कट्टी सर बस्ती तो नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। अच्छा अच्छा, जी जी जी। ठीक है। तो मतलब आपने यही सब चिकित्सा दिया तो पेशेंट ठीक हो गए? हाँ सर वो चल रहे हैं, और बेल्ट भी नहीं लगा रहे हैं, और अच्छे से अब सामान भी उठा ले रहे हैं, और वो प्रॉब्लम नहीं है अभी उनको। सर्जरी के लिए एडवाइस किए थे डॉक्टर्स उनके, जी अभी नहीं है, उनको दिक्कत नहीं है। जी, बहुत तो ये अच्छा मैम। कटी बस्ती वस्ती और अपना अस्थि मज्जा पाचक, और ये जो आपके नस से, और सर ये जो वस्ती है क्षीरबला का, जी चंद्रमला लाक्षादी का, लाक्षादी तेलम का, ये बहुत अच्छा काम करता है सर। जी, तो आपके पेशेंट को कितना टाइम हुआ मैम, कितना टाइम में ठीक हुआ? मैं तो उसको 7 7 डेज का 2 कोर्स दी थी, और कुछ उसने 1 1.5 महीने मेडिसिन खाया होगा, बाकी ठीक है अभी। बाकी जी बहुत अच्छा। गूगल कल्प चलाई, थोड़ा सा बृहस्पतिवार चिंतामणि, और साथ में उनको थोड़ा मैं अश्वगंधादि का वो चलाई थी, अश्वगंधा का भी मैंने योग चलाया, अश्वगंधा। ठीक है, इस टॉपिक पे और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, किसी को कुछ बोलना है इस टॉपिक पे? हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ सर, आपने देखे हैं ऐसे पेशेंट? सर मैंने एक था, क्या कहते हैं सर, मेरी तो सर सर जीबी सिंड्रोम से कंपेयर कर सकते हैं। उनका जीबी सिंड्रोम डायग्नोस हुआ था, तो उनका क्या हुआ था, एक साथ जो है पहले लूज मोशन हुए थे पेशेंट को बहुत ज़्यादा, जी और उसके बाद जो है लंबर रीजन से स्टार्ट हुआ, और फिर धीमे धीमे करके अपर साइड में चला गया, और रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया, और लास्ट में जाके डेथ हो गई सर उनकी। अच्छा, हाँ। तो वही सर डर रहता है कि रेस्पिरेशन के नर्व्स तक न जाए तो वो डेथ हो सकता है। नहीं, तो सर उसमें जीबी सिंड्रोम डायग्नोस हुआ था, तो अच्छा जीबी अच्छा, सिंड्रोम से कंपेयर कर सकते हैं क्या? हाँ कर सक, उससे और भी बीमारियां होती है ना सर, अगर नर्व में हो रहा है तो वो होता है। जी सर। तो उस समय जो न्यूरोलॉजिस्ट थे और न्यूरोसर्जन थे, फिजिशियन वाला, उन्होंने कहा था कि जो एंटीबॉडीज लगेंगी 50 60 हज़ार रुपए का एक इंजेक्शन आता है, तो वो क्या कहते हैं, पेशेंट ने रिफ्यूज कर दिए थे, बोले कोई गारंटी तो है नहीं कि 5 इंजेक्शन लग गए 3 लाख रुपए के और सही हो जाएंगे हम, बोले ऐसा कुछ भी नहीं है। जी ठीक है सर। मैं देखा था सर। जी ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं इस टॉपिक पर?
ये जब पेशेंट देखेंगे तो और मजा आएगा और समझ आएगा आप लोगों को। तो अभी मैंने तो बता दिया, मैंने पेशेंट देखे हैं। 2 साल पहले हमारे पास एक MBBS डॉक्टर आए थे, तो वो उन्होंने उनका मैंने इलाज किया था। जो लोग पुराने लोग हैं उनको याद होगा, एक डॉक्टर आए थे राजस्थान से, तो वो ठीक हो गए थे हमारे इलाज से। यहाँ पे आयुष दर्पण पे ही दिखाया गया था। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, अब 8:15 पे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। ब्रेक लेते हैं, थैंक यू।